नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। मैं जानता हूं कि सबके मन में सवाल है कि सरहद पर हो क्या रहा है। सबके मन में आज भी गुस्सा है। चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। जवानों की शहादत पर हमें गर्व है। 3 खबरें मेरे पास हैं, बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर तो है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस पहुंचे हैं और रूस में वो बात करेंगे भारत की रक्षा की तैयारियों की। हमारे टैंक्स, हमारे एयरक्राफ्ट्स, इन सब के स्पेयर पार्ट के लिए हम डिपेंडेंट हैं रशिया पर। राजनाथ सिंह बात करेंगे रूस से इन सारी बातों पर। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत हुई। सब जानना चाहते हैं कि इस बातचीत में क्या हुआ। भारत ने साफ कह दिया कि चीन को अपनी 2 मई की पोजीशन पर फिर से लौटना पड़ेगा, वरना चीन भारत की बदले की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। और तीसरी बड़ी बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री, ये दोनों रूस के विदेश मंत्री के गेस्ट होंगे और कल इन तीनों की बातचीत होगी। लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया कि अनौपचारिक तौर पर चीन के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री की कोई बात नहीं होगी, लेकिन चीन को वापस अपनी पोजीशन पर जाना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर नहीं चाहते तो फिर चीन को सरहद पर जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि आज सुबह लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर सरहद पर जो बात हुई, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो बात हुई, जिसमें भारत के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने भारत का पक्ष रखा, उन्होंने चीन से क्या कहा? उन्होंने चीन से कहा कि 2 मई की पोजीशन पर चीन की फौज को वापस जाना होगा। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि चीन ने हमारी जमीन का 1 इंच भी हिस्सा कब्जा नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई हमारी सरहद में नहीं घुसा, तो फिर वापस जाने की बात क्या है? असल में भारत और चीन की सीमा के बीच LOC पर एक बड़ा एरिया ऐसा है जहां पर पेट्रोलिंग भी नहीं की जाती, जहां पर किसी को आना नहीं चाहिए। लेकिन चीन ने वहां पर आकर अपने टेंट लगा दिए, चीन ने वहां पर आकर अपना साजो सामान रख दिया। इसी का विरोध है, इसी की बात हुई। अगर आप हमारे 2 संवाददाताओं अमित पालित और मनीष प्रसाद की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पूरी बात पता चल जाएगी कि आज बातचीत में क्या हुआ। डी-एस्केलेरेशन और डिसएंगेजमेंट। चीन के साथ किसी भी स्तर की बातचीत में भारत का पूरा फोकस इन्हीं 2 बातों पर है। शांति बनी रहे और चीन अपनी हद में रहे। उसकी फौज जहां पहले थी वहीं वापस चली जाए। अगर चीनी फौज पुरानी पोजीशन पर लौटेगी तो भारतीय सेना भी अपनी पोजीशन पर वापस चली जाएगी। आज जब मोल्डो में भारत और चीन के फौजी अफसर मिले तो भारत की ओर से चीन को साफ तौर पर यह बात समझा दी गई। 16 दिन के अंदर दूसरी बार कोर कमांडर लेवल की यह बातचीत हुई। भारत की ओर से 14th कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साउथ शिनजियांग कमांडर मेजर जनरल लियोलिन मौजूद थे। दोनों कमांडर्स दूसरी बार आमने सामने थे। इस बातचीत में सबसे अहम पॉइंट रहा है गलवान वैली का पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का इलाका। दरअसल चीन को बातचीत के टेबल पर इसलिए आना पड़ा है क्योंकि इस झड़प में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मिलिट्री सोर्सेज के मुताबिक 15 जून की रात को कर्नल संतोष बाबू अपने 14 लोगों के साथ LAC का मुआयना करने गए थे और उसी दौरान यह खूनी झड़प हो गई, जिसमें बताया जा रहा है चीन का एक कमांडर भी मारा गया था। दरअसल चीनियों ने भारतीय सीमा में आकर कुछ टेंट गाड़ दिए थे और इसी का विरोध करने की वजह से वहां पर खूनी झड़प शुरू हो गई। इसके बाद हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो गया, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन चीन के 43 जवान वहां मारे गए। हालांकि इस फेस ऑफ के बावजूद इस वक्त भी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर टेंशन बरकरार है। चाइनीज आर्मी के टेंट, आर्टिलरी गन, अर्थ मूविंग मशीन्स और टेंट मौजूद हैं। इसके साथ साथ 1000 से ज्यादा जवान तैनात हैं और इसे देखते हुए भारतीय सेना ने भी कड़ा बंदोबस्त किया है। हमारे भी 1000 से ज्यादा जवान पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर मौजूद हैं। जवानों के पास मीडियम गन, इंडियन फील्ड गन है, बोफोर्स गन और सर्विलांस इक्विपमेंट भी तैनात हो चुके हैं। एयर डिफेंस मैकेनिज्म भी मजबूत है। वैसे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 के बीच पूरे एरिया में भारतीय सेना का दबाव बहुत ज्यादा है।
पेट्रोलिंग पॉइंट 17 तक भी सिचुएशन भारत के कंट्रोल में है। भारत का कहना है कि अगर चीन गलवान वैली से पीछे चला जाएगा, वो अपने कैंप में वापस लौट जाएगा, तो फिर सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है। कोर कमांडर लेवल मीटिंग में केवल गलवान वैली के ऊपर ही बातचीत नहीं हुई, यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 के साथ साथ सबसे अहम मुद्दा पेंगोंग सो झील का था। दरअसल पेंगोंग सो झील के इस चांग चेनमो के स्पर पर, जहां पर फिंगर 4 पर भारतीय सेना तैनात है और फिंगर 8 तक भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती आई है, पहले वास्तविक स्थिति में चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 8 पर तैनात था और वो पेट्रोलिंग पॉइंट 4 तक पेट्रोलिंग करते हुए आता था। लेकिन अभी की स्थिति में चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 5 पर आ गया है और ऊपर की पहाड़ियों पर उसने अपना कंस्ट्रक्शन, साथ में बंकर्स, यहाँ तक कि अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक चाइनीज पीएलए ने अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, साथ में आर्टिलरी गन्स को भी यहाँ पर तैनात कर दिया है। इसका मतलब साफ है, चीन 135 किलोमीटर लंबी इस झील पर, जिसमें 45 किलोमीटर भारत के पास है, इस 45 किलोमीटर के ऊपर भी आग बनाकर बैठा हुआ है। इसका मतलब यह है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारतीय जमीन पर कब्जा करना चाहता है और यही कोर कमांडर लेवल मीटिंग में साफ तौर पर चीन को समझाया गया और ये भी कहा गया कि भारतीय सेना के लोकल कमांडर्स के पास पूरी छूट होगी कि अगर चीन किसी भी तरह से वायलेंट एक्टिविटी करता है तो उसका जवाब दिया जा सके। अब वो जवाब पत्थर के साथ साथ गोली भी हो सकता है। ये पूरी तरह से एलएसी के नियमों का उल्लंघन है। भारत का रुख साफ है कि जब तक चीन की सीमा फिंगर 8 से पीछे अपने इलाके में नहीं जाएगी, तब तक भारतीय सेना भी डटी रहेगी। आमतौर पर चीन की फौज फिंगर 8 से पीछे रहती है और हमारी फौज फिंगर 4 से पीछे रहती है। इसके बीच फिंगर 5, 6, 7 और 8 का इलाका एक तरह से नो मैंस लैंड है, लेकिन चीन फिंगर 5 तक दावा जताने लगा है। इसीलिए भारत ने साफ कर दिया है कि चीन फिंगर 8 से पीछे वाली पोजीशन पर वापस लौट जाए, तभी शांति हो सकती है। 6 जून की कोर कमांडर्स मीटिंग और आज की मीटिंग दोनों में एक बात कॉमन थी। दोनों मीटिंगों में चीन को एक बात साफ साफ कही गई। भारत की तरफ से कहा गया कि बॉर्डर पर अमन चैन कायम रखने के लिए जरूरी है कि चीन एलएसी को लेकर हुए पुराने एग्रीमेंट्स माने। चीन को मई 2020 से पहले वाली सिचुएशन माननी पड़ेगी। भारत चाहता है कि चीन की सेना पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अप्रैल 2020 वाली मिलिट्री पोजीशंस पर वापस चला जाए, यानी अप्रैल वाली यथास्थिति बरकरार रहे। लेकिन अगर चीन ऐसा नहीं करता, चीन एलएसी को लेकर 1996, 2005 के एग्रीमेंट्स नहीं मानता, तो फिर भारत भी मजबूरन किसी भी एग्रीमेंट को नहीं मानेगा। भारत ने चीन को जवाब देने की तैयारी कर ली है। सरहद पर पूरी तैयारियां हो रही हैं और इसी दौरान, जैसे मैंने आपको बताया था, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री 3 दिन के लिए रूस में हैं। मौका तो है नाजी जर्मनी पर रूस की जीत की 75वीं वर्षगांठ का, जिसमें भारत की फौज के 75 सैनिक भी इस परेड में हिस्सा लेंगे। लेकिन ये तो औपचारिकता है। असल में राजनाथ सिंह रशिया से बात करेंगे स्पेयर पार्ट्स की, उन एयरक्राफ्ट्स के लिए, उन फाइटर जेट्स के लिए जो हमने रशिया से खरीदे थे, उन टैंक्स के लिए जो हमने रशिया से खरीदे थे, क्योंकि युद्ध की तैयारी के लिए इन स्पेयर पार्ट्स की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी बात होगी विदेश मंत्रियों के लेवल पर। भारत के विदेश मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, रशिया के विदेश मंत्री इसको होस्ट करेंगे और चीन के विदेश मंत्री भी होंगे। लेकिन भारत का इरादा बिल्कुल साफ है। चीन के विदेश मंत्री को साफ साफ शब्दों में कहा जाएगा कि चीन को अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस जाना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सवाल यह कि तैयारी कैसी है। मैं आपको बता दूं, सीमा पर जोश हाई है। देश की एक एक इंच जमीन को बचाने के लिए हमारे जवान आत्मविश्वास से भरे हैं, मर मिटने को तैयार हैं। और ये चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है भारत की फौज का जोश। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवाने एक दिन बाद बॉर्डर पर जाएंगे, सरहद पर जाएंगे, हालात का जायजा लेंगे। आज उन्होंने आर्मी के कमांडर से मीटिंग की और ये मीटिंग कई दिन चलेगी, रणनीति बनाने की मीटिंग है। हमारे संवाददाता अमित पालित लेह में हैं और दिल्ली में मनीष प्रसाद हैं। इन दोनों ने मिलकर जायजा लिया सरहद पर हमारी तैयारियों का।
इस वक्त भारत और चीन के बीच लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरी तरह एक्टिव है। लद्दाख में सबसे ज्यादा हलचल है। LAC पर जंगी जहाज लगातार फॉरवर्ड एरिया की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब हमारी एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI ने मोर्चा संभाल लिया है। इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित और कैमरामैन अनिल मिश्रा पिछले 5 दिनों से लद्दाख में मौजूद हैं। अमित पालित ने बताया कि एयरफोर्स चीफ के दौरे के बाद ही वायुसेना हाई अलर्ट पर है। भारतीय वायुसेना के सुखोई, मिराज, MiG-29 अपग्रेडेड, चिनूक, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, सर्विलांस रडार, UAV 24 घंटे एक्टिव हैं। हालांकि अमित पालित ने बताया कि सुखोई की मौजूदगी के बाद से चीनी खेमे में खतरे का अलार्म बज गया है। आज लेह के आसमान में हमने एक जबरदस्त नजारा देखा जो पिछले कुछ दिनों से नजर नहीं आया था। मैं बात कर रहा हूं Su-30 MKI विमान की, जो भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइन फाइटर विमान है। और इसकी खासियत भी आपको बताएंगे आखिर क्या है, क्योंकि ये विमान दूर से ही निशाना लगाने में सक्षम है। यानी कि ये जो मिसाइल्स लेके जाता है, चाहे एयर टू एयर मिसाइल हो या फिर ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ले जाने में Su-30 MKI सक्षम है। तो आज जब लद्दाख में लेह के आसमान में Su-30 MKI ने उड़ान भरी तो चारों तरफ हम समझ सकते थे कि किस तरह की गर्जना सुनाई दे रही थी। ये तो दहाड़ है, ये चीन को भी सुनाई जरूर दी होगी LAC के पार, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो Su-30 MKI विमान है उसके साथ MiG-29 ने भी उड़ान भरी। लेकिन ये फॉर्मेशन में था, और ये फॉर्मेशन जो देखने को मिल रहा है उससे साफ समझ में आता है कि जो युद्ध नीति तैयार की जा रही है उसका मतलब ये है कि अगर चीन को हिमाकत करता है तो हमारे Su-30 यहाँ से उड़ेंगे और उनके साथ MiG-29 भी उड़ेंगे। लेकिन उस दौरान जब निशाना लगा रहे होंगे हमारे Su-30 अपने टारगेट्स पर मिसाइल दाग रहे होंगे, ऐसे में उन्हें बचाने के लिए MiG-29 उनके साथ रहेंगे। यही वजह है कि आज सुबह हमने देखा कि किस तरह से पहले 1 2 3 करके एक के बाद एक जो Su-30s ने उड़ान भरी और उसके पीछे पीछे MiG-29 ने उड़ान भरी। उसके बाद लेह लद्दाख के आसमान पर इनकी गर्जना सुनाई देती रही। इसके साथ ही आपको बता दें, जो हमारे हेलीकॉप्टर्स थे, अटैक हेलीकॉप्टर्स हमने देखा, अपाचे ने रेगुलर जैसे रोज सॉर्टीज करते हैं, आज भी उन्होंने सॉर्टीज की है। ध्रुव जो हमारा अपना ही देश का बना हुआ हेलीकॉप्टर है वो भी लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि एयरफोर्स कंधे से कंधा मिलाकर आर्मी के साथ उसके बिल्टअप में मदद कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी एक जो वजह इसलिए है क्योंकि लेह तक कई ऐसे साजो सामान है जो एयरलिफ्ट करके लाना पड़ता है। इसलिए लगातार हम देख रहे हैं कि जो ग्लोब मास्टर हैं, इसके अलावा IL-76 हैं, आज भी हमने देखा है कि यहाँ पर लैंड किए हैं इन्होंने। तो इसका मतलब साफ है कि आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीन को जवाब देने के लिए हमारी एयरफोर्स भी तैयार है। चीन को घेरने के लिए सेना की तरफ से पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है। आर्मी ने फॉरवर्ड लोकेशंस पर एडिशनल ट्रूप्स को रवाना कर दिया है। रीइंफोर्समेंट लगातार जारी है। दूसरे बॉर्डर्स पर भी सैनिकों का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की आदत पीछे से वार करने की है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमित पालित ने बताया कि लद्दाख के आर्मी बेस से पूरी की पूरी डिवीजन को फ्रंटलाइन चौकियों की ओर भेजा गया है। इसके अलावा श्रीनगर से लेह की तरफ भी सेना का लगातार मूवमेंट हो रहा है। भारतीय सेना के पास आधुनिक हथियार मौजूद हैं। लेह में हमने देखा है कि आर्मी लगातार अपने बिल्डअप को किए जा रही है। हमने गाड़ियों की लंबी कतार देखी है जो लगातार फॉरवर्ड एरियाज में जा रही है, यानी कि बॉर्डर एरियाज में भेजी जा रही हैं, जिसमें आर्मी के बड़े बड़े ट्रक्स थे। इसके साथ ही हमने आर्टिलरी गन्स को भी वहां पर ले जाते हुए देखा है। और आपको बता दें कि आर्मी को जो भी वहां पर साजो सामान चाहिए, फोर्सेस के लिए जो सुविधाएं चाहिए, वो भी यहां से भेजी जा रही है, क्योंकि हमने बहुत बड़ी तादाद में जनरेटर्स तक को भी फॉरवर्ड एरियाज में ले जाते हुए देखा है। इसका मतलब है कि आर्मी ने पूरी तरह से अपनी तैयारी इस हिसाब से रखी है कि अगर लंबा वक्त लगता है स्टैंड ऑफ में तो भी वहां पर डटे रहेंगे। इसलिए हर तरह की चीज को फॉरवर्ड एरियाज में पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताते हमने क्या देखा। हमने देखा कि किस तरह से जो हमारे रिजर्व फोर्सेस हैं उनको अब मैदानी इलाकों से लद्दाख में लाया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो फोर्सेस पहले से तैनात थी उनको आगे फॉरवर्ड एरियाज में भेजा गया है। तो ऐसे में अगर और फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चीन ने बहुत जबरदस्त बिल्डअप करके रखा हुआ है, तो उसी के बराबर बिल्डअप करने के लिए आर्मी ने मैदानी इलाकों से अपने रिजर्व फोर्सेस को लाना शुरू किया है, जिन्हें अब लद्दाख में रखा जा रहा है ताकि वो मौसम के हिसाब से अपने को ढाल सके, जो हमने आज यहाँ पर लेह के सड़कों पर देखा। क्योंकि गाड़ियां लगातार फॉरवर्ड एरियाज में जा रही हैं जिसमें हमारे फोर्सेस सब मौजूद हैं। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, वो है कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार इस तनाव के बीच भी, स्टैंड ऑफ के बीच भी अपने काम को उन्होंने बंद नहीं किया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, यानी सड़कें बनाने का जो काम है या पुल बनाने का काम है LAC पर, बॉर्डर पर, उन्हें लगातार पूरी तरह से किया जा रहा है।
और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, जो टैक्टिक यानी कि जो स्ट्रैटेजी चीन ने अपनाई है, भारत ने भी उसी को अपना लिया है। यानी कि चीन ने अगर स्टैंड ऑफ के बीच में अपना बिल्टअप बढ़ा लिया, वहां पर उन्होंने कुछ तैयारियां कर ली, ढांचे खड़े कर दिए, उसी तरह से भारत ने भी क्या किया है कि इस तनाव के दौरान उन्होंने जो काम चल रहा था रोड्स बनाने का, उसे पूरा किया। इधर चीन लगातार अपने फाइटर एयरक्राफ्ट J-11 और J-16 के साथ हेलीकॉप्टर से सर्विलांस कर रहा है। इसके साथ साथ उसने भी अपने रडार्स को एक्टिव कर दिया है। इसी को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना के साथ भारतीय नौसेना ने तैयारी की है। नौसेना का P-8I चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। इस वक्त पोजीशन है कि गलवान घाटी में 23,000 चीनी सैनिक जमा हैं। उनके पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उन्होंने जगह जगह टेंट लगाए हुए हैं, पूरी तैयारी से आए हैं। लेकिन भारत की फौज भी बराबरी की चोट पर है। जितने चीनी सैनिक हैं उससे ज़्यादा हमारे सैनिक हैं। जो साजो सामान चीन के पास है वो हमारे पास भी है। इसे कहते हैं उनकी फौज की ताकत को मिरर करना। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने तो ये बता दिया पूरी दुनिया को कि उसके 20 जवान शहीद हुए, लेकिन चीन ने आज तक दुनिया को नहीं बताया कि गलवान घाटी में उसके कितने सैनिक मारे गए। कोई कहता है 43, कोई कहता है 56, कोई कहता है 60। तरह तरह की लिस्टें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। चीन में भी वहाँ के मीडिया ने सवाल करने शुरू किए हैं और चीन का जो सोशल मीडिया है वहाँ पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या चीन के सैनिक मरे तो कितने मरे, जख्मी कितने हुए। लेकिन चीन ने अब तक इसको कबूल नहीं किया है। गलवान में चीन के 40 सैनिक मारे गए, 43 सैनिक मारे गए, 53 मारे गए या इससे भी ज्यादा। गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की खबर को चीन के मीडिया में ब्लैक आउट कर दिया गया। चीन एक ऐसा देश है जो शहीद हुए सैनिकों की संख्या बताने की बजाय मुंह चुराता है। इसीलिए जब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया कि गलवान में उनके कितने सैनिक शहीद हुए, तो चीन के प्रवक्ता ने चुप्पी साधी। गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों को लेकर भारत के मंत्री के बयान के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। चीन और भारत के अधिकारी सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं ताकि नियंत्रण रेखा पर हालात सामान्य किए जा सकें। पिछले एक हफ्ते के दौरान जब भी चीन से यह पूछा गया कि गलवान में भारतीय सैनिकों से इस संघर्ष में चीन के कितने सैनिक मारे गए, तो इस सवाल का जवाब देने की बजाय चीन अपनी प्रोपेगेंडा मशीन को एक्टिव कर देता है। चीन ने गलवान घाटी में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या इसलिए नहीं बताई ताकि भारत के साथ तनाव और न बढ़े। अगर चीन अपने हताहत सैनिकों की संख्या जारी कर देता है तो जाहिर है ये भारत के मारे गए 20 सैनिकों से कम होगी, तो भारत फिर से दबाव में आ जाएगा। चीन की सरकार का माउथपीस ग्लोबल टाइम्स अपने देश के सैनिकों की शहादत पर यह सफाई दे रहा है। चीन का ये मीडिया वाला मोहरा ऐसा दावा कर रहा है जैसे वो भारत के साथ अमन कायम करने के लिए बेकरार है। ग्लोबल टाइम्स की पूरी टीम गलवान घाटी के सच को दबाने में जुट गई है। खुद अखबार के संपादक हुशिन ने गलवान में संघर्ष के एक दिन बाद ट्विटर पर लिखा, चीन ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या नहीं बताई। मेरा ये मानना है कि चीन की सरकार नहीं चाहती कि दोनों देशों की जनता अपने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या की तुलना करे। इससे बेवजह तनाव बढ़ेगा। चीन ने अपने हताहत सैनिकों की संख्या छुपाकर भारत के प्रति सद्भावना दिखाई है। अपनी प्रोपेगेंडा मशीन की पूरी ताकत लगा देने के बाद भी चीन सच को छुपा नहीं पाएगा। सोशल मीडिया के इस दौर में चीन के लिए सच का कत्ल कर पाना मुमकिन नहीं है। चीन के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। गलवान घाटी में भारत के 20 और चीन के 43 सैनिक मारे गए। भारत ने अपने शहीद सैनिकों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया, उन्हें सम्मानजनक विदाई दी। लेकिन चीन ने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या तक नहीं बताई, न उनका सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार किया। बस सैनिकों के अवशेष डिब्बों में उनके घरों को भेज दिए गए। एक यूजर ने लिखा है,
भारत ने अपने बलिदानी सैनिकों के लिए एक मेमोरियल सर्विस का आयोजन किया। यह दिखाता है कि किस तरह पूरा भारत अपने देश और जमीन की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए उच्च सम्मान की भावना रखता है, उनका ध्यान रखता है। हमें भारत से सीखना चाहिए और अपने सैनिकों के लिए सम्मान दिखाना चाहिए। भारत ने अपने शहीद जवानों और घायलों की संख्या दुनिया को बताई, लेकिन चीन ने अपने हताहत सैनिकों की संख्या को अब तक छुपाए रखा। भारत ने अपने शहीदों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी, वहीं चीन ने अपने मारे गए सैनिकों के अवशेष डिब्बों में भरकर उनके घर भेज दिए। भारत ने अपने हर शहीद जवान का नाम बताया, जबकि चीन ने न तो मारे गए सैनिकों की संख्या बताई न उनका नाम बताया। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि चीनियों ने हमारे सैनिकों को मारा, हमने उनको अपनी जमीन से भगा दिया। इसके बाद भी चीन का मीडिया नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है? राहुल गांधी क्या कहना चाहते थे समझ में नहीं आया। लेकिन मनमोहन सिंह ने भी घुमा फिराकर इसी तरह के सवाल पूछे। उनकी भाषा थोड़ी संयत थी, लेकिन उन्होंने यही सवाल उठाए कि क्या भारत की सरकार भ्रामक प्रचार कर रही है। इसका जवाब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। नड्डा ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, 3 साल में 600 बार चीनी सेना हमारे इलाकों में घुसी थी। उसमें तो मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं कहा, उसमें तो राहुल गांधी खामोश रहे। जब से चीन की सेना ने गलवान वैली में हमारे जवानों पर धोखे से हमला किया, हमारे 20 जवान शहीद हुए, चीन के 43 जवान मारे गए, उसके बाद भी कांग्रेस के निशाने पर चीन नहीं है। कांग्रेस सरकार पर हमले कर रही है। पहले राहुल गांधी ने, फिर सोनिया गांधी ने और आज अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। आज मनमोहन सिंह ने एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 15-16 जून की रात को 20 भारतीय सैनिकों ने जो शहादत दी, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री को इस बात को लेकर बेहद सावधान होना चाहिए कि उनके शब्दों और ऐलानों से देश के स्ट्रेटेजिक और जियोग्राफिकल इंटरेस्ट पर क्या असर पड़ेगा। मनमोहन सिंह ने कहा है कि अप्रैल 2020 के बाद से चीन ने गलवान वैली और पैंगोंग से लेक में कई बार घुसपैठ की है। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बयानों से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को मजबूती नहीं देनी चाहिए। ये वक्त पूरे देश को एकजुट करने का है। गुमराह करने वाले प्रचार और पिछलग्गू सहयोगियों का झूठा प्रचार कभी भी डिप्लोमेसी और स्ट्रांग लीडरशिप का विकल्प नहीं हो सकता। सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। ऐसे में प्रधानमंत्री से अपील है कि वो मजबूती से इस चैलेंज का सामना करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो ये जनादेश से ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अब कोई पूछे कि कौन सा झूठा प्रचार हुआ, किसने झूठ बोला, क्या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इल्जामात का जवाब तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री हैं, संजीदा नेता हैं, इसलिए उनके बयानों को सरकार ने भी और बीजेपी ने भी गंभीरता से लिया है। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने मनमोहन सिंह को जवाब दिया। पहले एक के बाद एक आधा दर्जन से ज्यादा ट्वीट किए। नड्डा ने कहा कि मनमोहन सिंह उसी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिसने 43,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन चीन को सौंप दी। यही नहीं, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब 2010 से 2013 के बीच चीन ने करीब 600 से ज्यादा बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की। ऐसे में कम से कम मनमोहन सिंह को तो मोदी पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। जेपी नड्डा ने लिखा है कि बार बार इस तरह का सवाल उठाकर कांग्रेस बहादुर सैनिकों की शहादत का अपमान कर रही है। यही नहीं, जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान इंडो चाइना बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अनदेखी की गई, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। जबकि मोदी सरकार के आने के बाद इस बॉर्डर पर 98% काम पूरे हो चुके हैं। इसके बाद जेपी नड्डा ने कैमरे के सामने भी कांग्रेस से तीखे सवाल पूछे। अब गलवान घाटी की बात ले लीजिए। जिस तरीके से भारत के फौज वहां पर लड़ाई लड़ करके अपनी एक एक इंच जमीन संभाल करके हमारे चीनी लोगों को खदेड़ते हुए अपनी सीमाओं की रक्षा की है, उनकी शहादत जहां हम सब लोग याद करते हैं, नमन करते हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, वहां कांग्रेस पार्टी उनका मनोबल तोड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है। इस बात को समझना चाहिए। हम नहीं पूछ रहे तुमसे कि यूपीए के समय में
चीन ने कितनी हमारी जमीन ले ली। हम ये नहीं तुमसे पूछ रहे कि तुम्हारे जमाने में चीन के बॉर्डर पर कितने किलोमीटर सड़क तुमने बनाई। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि 2014 से लेकर के 2019 में सारे बॉर्डर की 98% 98% सड़क बन करके तैयार हो गई है। यह बात हमको समझनी चाहिए। जेपी नड्डा जो बात कह रहे हैं उसके सबूत भी हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 2010 से 2013 के बीच चीन ने 600 से ज्यादा बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की। जब हमने इस बारे में रिसर्च की तो और भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। 2010 से 2013 के बीच 600 से ज्यादा नहीं बल्कि 1200 से ज्यादा बार चीनी सेना ने घुसपैठ की। अगस्त 2014 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा था कि चीनी सेना ने 2010 में 228 बार, 2011 में 213 बार, 2012 में 426 बार और 2013 में 411 बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की। 3 साल का वक्त और 1200 बार घुसपैठ, मतलब हर दिन चीन हमारी सीमा में घुसा। सवाल यह है कि उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार ने चीन के साथ सख्ती से क्यों बात नहीं की? उस वक्त खून खराबा क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब यह है कि प्रॉब्लम्स की तरफ देखो ही मत। ये बात तो मनमोहन सिंह की सरकार में डिफेंस मिनिस्टर रहे AK एंटनी ने लोकसभा में कबूल की थी। So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time China continued to develop their infrastructure in the border areas. यही बात जेपी नड्डा ने कही कि चूंकि उस वक्त सरकार सरहद की अनदेखी करती रही इसलिए चीन का हौसला बढ़ा। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान इंडो चीन बॉर्डर पर सेना को न सिर्फ खुली छूट दी गई बल्कि बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। जबकि आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारों ने बॉर्डर सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए चीन ने तिब्बत और अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। यह हिस्टोरिकल फैक्ट है, यह ऐसी सच्चाई है जिसे कांग्रेस के नेता भी नहीं झुठला सकते। जब तक इस 50 साल के अपने पप्पू को ये परिवार पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में प्रवेश नहीं दिलाएगा तब तक इसी तरह से सामंती सुरूर और लंपटी लफाजी दूर नहीं होगी। क्योंकि जिस व्यक्ति को ये नहीं समझ में आ रहा है कि देश की संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, शालीनता क्या है और देश में क्या हो रहा है, अभी भी उससे अनजान है, हवा हवाई बातों पे ज़्यादा यकीन करते हैं और हवा हवाई बातों के आधार पर हंगामा करने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि मनमोहन सिंह की सरकार के रक्षा मंत्री कह रहे थे हम सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहीं नहीं टिकते, इसलिए क्या करें? उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने फिर लिखा कि चीन ने हमारे जवानों को मारा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद राहुल ने पूछा कि चीन नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। अब इन सवालों का जवाब कौन दे? राहुल गांधी को कौन समझाए? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ भी कहें, कुछ भी पूछें, उन्हें आम लोग सीरियसली नहीं लेते। तो सरकार या राजनीतिक पार्टियां राहुल के सवाल का जवाब देकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगी। असल में कांग्रेस को वक्ती नजाकत को समझने की जरूरत है। जब ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे नेता जो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक तौर पर घोर विरोधी हैं, इस समय प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, तो फिर राहुल गांधी को बार बार सवाल पूछने की क्या जरूरत? क्या ये सियासत नहीं है? राहुल गांधी चीन की बातों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, चीन की मीडिया की बातों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की, रक्षा मंत्री की, विदेश मंत्री की बातों पर कम। और आश्चर्य हुआ कि मनमोहन सिंह ने भी यही लाइन पकड़ी। अब सवाल तो पूछे जाएंगे, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 1200 बार चीन ने हमारी सीमा में अतिक्रमण किया। कई बार ऐसा हुआ कि 21 दिन तक चीन की सेना हमारे घर में घुसकर बैठी रही और हम उसको मनाते रहे कि आप वापस चले जाइए। आज वक्त है पूरे देश के लिए देश की फौज के पीछे खड़े होने का। देश की सेना को ये मैसेज मिले कि पूरा देश, सारी पॉलिटिकल पार्टियां विचारधाराओं को भूलकर, सियासत को भूलकर उनके पीछे खड़े। सैनिकों का जज्बा क्या है ये मैं आपको दिखाता हूं। वो बिहार के जाबाज सिपाही जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की सरहद पे, उनकी यूनिट ने, उनकी पलटन ने एक वीडियो और बताया है अपनी बहादुरी का किस्सा। जिसने कभी न झुकना सीखा, देखा नहीं कभी मुड़कर, सरहद पर हर वीर सिपाही डटा रहा अपने हक पर।
सरहद पर हर वीर सिपाही डटा रहा अपने हक पर। जी हां, जिसने कभी न झुकना सीखा और जो सरहद पर डटे रहे, उसी बिहार रेजिमेंट को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। गलवान वैली में चीनी सेना से मुकाबला करते हुए जो 20 जवान शहीद हुए, उनमें से 13 जवान बिहार रेजिमेंट के थे। लेकिन शहादत देने से पहले हमारे जवानों ने चीन के 43 सैनिकों को भी मार गिराया। जरा सोचिए, जिस रेजिमेंट ने धोखेबाजी से हुए हमले में भी अपने से दोगुना से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया, वो आमने सामने की लड़ाई में कितने खतरनाक साबित होंगे। और हो भी क्यों ना, बिहार रेजिमेंट की वॉर क्राई ही है जय बजरंग बली। They were born to fight. They do what they do. They're not the bats. They are the Batman. बजरंग बली की जय। बिहार रेजिमेंट की बहादुरी को तो अंग्रेज भी सलाम करते थे। बिहार के बहादुर सैनिकों की हिस्ट्री वैसे तो 1757 से ही शुरू हो जाती है, लेकिन औपचारिक तौर पर बिहार रेजिमेंट का गठन 1941 में हुआ। इसके बाद से बिहार रेजिमेंट ने हर जंग में दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं, फिर भले ही वो 1948 की जंग हो, 1965 की या फिर करगिल की। बिहार रेजिमेंट की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। बिहार रेजिमेंट का मानना है कि जंग में अहम यह नहीं है कि दुश्मन की सेना कितनी बड़ी है, अहम बात यह है कि अपने अंदर लड़ने की हिम्मत कितनी है, क्योंकि जंग हौसले से जीती जाती है, हथियारों से नहीं। बिहार रेजिमेंट के जवानों के इसी हौसले की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। मोदी ने कहा था कि गलवान वैली में बिहार रेजिमेंट ने जो साहस दिखाया, उसे आज पूरा देश सलाम कर रहा है। लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। वाकई बिहार रेजिमेंट के इन जवानों की शहादत पर समूची बिहार रेजिमेंट पर आज देश को गर्व है। जब तक ऐसे बहादुर सैनिक देश की सीमाओं पर तैनात हैं, तब तक कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हमारे देश के इन जाबाज सिपाहियों के बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। और प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हम चीन से हिसाब तो चुकाएंगे। और आपको बता दूं कि चीन से फौजियों की लड़ाई झगड़े के, मार पिटाई के जितने भी वीडियोस आजकल आप फाइल वीडियो के तौर पर टीवी चैनल्स पर देखते हैं, ये सारे वीडियो वो हैं जो उस समय के हैं जब कांग्रेस की सरकार थी। लगातार इस तरह के किस्से होते थे, लगातार मुठभेड़ होती थी, लगातार धक्का मुक्की होती थी। और आज इन्हें फाइल फुटेज कहकर हम आपको दिखाते हैं। कुछ वीडियोस आजकल घूम रहे हैं ये कहकर कि ये गलवान वैली में हाल ही का जो संघर्ष हुआ था उसके वीडियोस हैं, लेकिन मैंने जांच की है, वो वीडियो सही नहीं है। ये संघर्ष रात के वक्त हुआ था और जिन वीडियोस को गलवान का कहकर दिखाया जा रहा है वो दिन के वक्त के हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के साथ आज दुनिया नहीं खड़ी। चीन पर पूरी दुनिया को शक है। पहला शक इसलिए क्योंकि कम से कम चाइनीज वायरस ने हमारा भी बहुत नुकसान किया है। 4.25 लाख केसेस हो चुके हैं पूरे देश में, मरने वालों की संख्या 14,000 तक पहुंच गई है। और सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली है। दिल्ली में हर रोज 3,000 केसेस मिल रहे हैं। इसलिए अब अमित शाह एक्शन में आए हैं, उन्होंने डायरेक्ट चार्ज लिया है। आज उन्होंने कुछ और नई गाइडलाइंस जारी की, इसके बारे में बताता हूं आपको। कोरोना के बढ़ते आंकड़े देखिए, समझ जाएंगे सबसे ज्यादा दिक्कत दिल्ली वालों को है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्पीड मुंबई से 2.5 गुना तेज है। इसे और डिटेल में समझना है तो पिछले 3 दिनों के इन केसेस पर नजर डालिए। कोरोना के मामले 60,000 को पार कर चुके हैं। मुंबई में कोरोना के केस 66,000 को पार कर चुके हैं।
21 जून को दिल्ली में 3000 केस आए, मुंबई में 1242 केस आए, यानी मुंबई की तुलना में दिल्ली में कोरोना के मामले 2.5 गुना बढ़ गए। 20 जून को दिल्ली में 3630 कोरोना के केस आए, जबकि इसी दिन मुंबई में 1197 केस आए। 20 जून को मुंबई की तुलना में दिल्ली में कोरोना के मामले 3 गुना बढ़ गए। 19 जून को दिल्ली में कोरोना के मामले 3137 आए। इसी दिन मुंबई में 1269 कोरोना के केस आए, यानी 19 जून को मुंबई की तुलना में दिल्ली में कोरोना के मामले 2.5 गुना बढ़ गए। यही डेटा केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को बहुत डरा रहे हैं, क्योंकि दोनों सरकारें ये अच्छी तरह से जान रही हैं कि इसकी रफ्तार पर अगर जल्द काबू नहीं पाया गया तो दिल्ली को एक बार फिर बड़े फैसले का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए दिल्ली बिल्कुल तैयार नहीं। और यही वजह है कि लगातार नए नए ऑप्शन और फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह खुद कोरोना केस को मॉनिटर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उपराज्यपाल के साथ मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के फैसलों की समीक्षा की जा रही है। मिलकर काम करने पर दोनों सरकारें सहमत हैं। कैसे भी हो, कोरोना को रोकना है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि पिछले 3 दिनों में दिल्ली में कोरोना विस्फोट हो गया। उसकी वजह खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताई। पहले लगभग 5000 टेस्ट डेली किए जाते थे, अब डेली 18,000 के करीब टेस्ट डेली हो रहे हैं। बीच में कुछ लैब्स ने गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, उन लैब्स के खिलाफ हमने एक्शन लिया, क्योंकि गलत काम तो किसी को नहीं करने दिया जा सकता। कुछ लैब्स ऐसी थी जो कि नेगेटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव दिखा रही थी जब उनकी चेकिंग की गई। तो अब सारी लैब्स को सख्ती के साथ कहा गया है कि सही काम करना है और पूरी कैपेसिटी के ऊपर काम करना है, खूब टेस्ट करने हैं। ये सच है कि पिछले 3 दिनों में दिल्ली में ज्यादा टेस्टिंग हुई, जिसमें 21 जून को 18,105 लोगों की टेस्टिंग हुई, 20 जून को 17,533 लोगों की टेस्टिंग हुई, 19 जून को 13,074 लोगों की टेस्टिंग हुई। मुख्यमंत्री केजरीवाल के गणित के हिसाब से जितनी ज्यादा टेस्टिंग उतने ज्यादा नतीजे आ रहे हैं, जो और फिक्र में डालने वाली बात है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में ऐसे भी कोरोना कैरियर घूम रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं? अगर ऐसे संक्रमित हैं तो सरकार इनको कैसे ट्रेस कर रही है? दिल्ली में फिलहाल 260 से अधिक कंटेनमेंट जोन हैं और जितने लोग राजधानी में कोरोना से हर दिन संक्रमित हो रहे हैं उनमें से 40% से अधिक लोग इन्हीं इलाकों में रहते हैं। तमाम एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दिल्ली में अगर पहले से ही कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन ढंग से किया जाता तो शायद ये स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। यही वजह है कि गृह मंत्रालय को दिल्ली के कंटेनमेंट जोन के लिए अलग से रणनीति बनानी पड़ी, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की बात हो या होम टू होम सर्वे करके संक्रमण के चेन को रोकने की रणनीति हो। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पर फौरी तौर पर ब्रेक लगाने के लिए कंटेनमेंट जोन पर सख्ती वाले फॉर्मूले पर काम करने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए गृह मंत्री ने 21 जून को नई कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी का प्रेजेंटेशन देखा। बढ़ते मामलों के बाद 14 जून को डॉक्टर पाल समिति बनी थी। कंटेनमेंट जोन्स का नए सिरे से परिसीमन होगा। सीमा पर और इसके अंदर की गतिविधियों पर सख्ती से निगरानी और नियंत्रण किया जाएगा। सभी संक्रमित व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट्स का पता लगाया जाएगा, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग किया जाना चाहिए। कंटेनमेंट जोन्स के बाहर भी प्रत्येक घर का सूचीकरण और निगरानी की जाएगी, जिसके द्वारा दिल्ली की समग्र सूचना मिल सके। कोविड पॉजिटिव मामलों को अस्पताल, कोविड केयर सेंटर और होम आइसोलेशन में रखा जाना, कोविड केयर सेंटर्स का सही रूप से संचालन और इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों की मदद। इसके अलावा गृह मंत्री ने एलजी और दिल्ली सरकार को होम क्वारंटीन के मुद्दे को जल्द सुलझाने को कहा है। कोरोना संक्रमितों के इलाज का कंफ्यूजन दूर हो सके, इस विवाद को हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने बड़ी ही बारीकी से समझा है। कोरोना की जंग में केंद्र और दिल्ली सरकार बेशक साथ आ गई हो, लेकिन होम आइसोलेशन के मुद्दे पे आज भी तलवारें खिंची हुई है। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी का ये कहना है कि जो भी लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर में जाना पड़ेगा और डॉक्टर अगर सलाह देते हैं तभी उनको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा, लेकिन वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम फिजिकली वेरीफाई करेगी।
दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है और जिस प्राइवेट कंपनी को ये ठेका दिया गया था उसी के जरिए यथास्थिति बनी रहे, जिसको चेंज करने की बात एलजी के द्वारा की जा रही है। यही वजह है कि तमाम कोशिश के बावजूद भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार होम आइसोलेशन के मुद्दे पे आज भी सहमति नहीं बना पाई है। मुंबई का हाल भी कोई दिल्ली से बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि यहाँ केसेस की रफ्तार उतनी नहीं है, लेकिन चिंता की बात है कि हर दिन मुंबई में नए नए इलाके इसके एपिसेंटर बनते हैं। धारावी में केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन मलाड, बुलुंड, दहिसर ये ऐसे इलाके हैं जो अब सामने आए जहां पर केसेस की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वजह सरकार ने जो निर्देश दिए उनका पालन न करना, वजह लोगों की लापरवाही। मुंबई के लिए नया चैलेंज बन गए हैं कोरोना के ये नए ठिकाने। सिचुएशन कितनी सीरियस है उसका अंदाजा आप अनलॉक 1 के बाद अचानक से बढ़े इन आंकड़ों को देखने के बाद ही लगा पाएंगे। उसे ऐसे समझिए, मुंबई का कुल कोरोना डबलिंग रेट 37 दिन का है, तब इन इलाकों में डबलिंग रेट गिरकर 20 दिन से भी कम हो गया है। ये इलाके हैं बोरीवली जहां 2045 मामले हैं, दहिसर जहां 1385 मामले हैं, मलाड जहां 3720 मामले हैं, मुलुंड जहां 1870 मामले हैं, कांदीवली जहां 2197 मामले हैं, भांडुप जहां 3537 मामले हैं। इस वक्त हमें मुंबई के दहिसर इलाके में, इस इलाके ने बीएमसी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना का डबलिंग रेट सबसे कम है, महज 16 दिन। जबकि पूरी मुंबई की बात करें तो पूरी मुंबई में कोरोना के डबलिंग रेट में ज़बरदस्त सुधार हुआ है और कुल 34 दिन हो गया है। लेकिन ये जो दहिसर इलाका है, यहाँ पर स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आपको बता दूं, पिछले 7 दिनों में दहिसर में 340 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि अब कुल कोरोना संक्रमण की संख्या इस इलाके में 1318 हो चुकी है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब बीएमसी ने अनलॉक 1 के बावजूद दहिसर के कई इलाकों को अब बंद कर दिया है। मैं आपको ये भी इलाका दिखाना चाहूँगा, किस तरह से यहाँ पर जो है इलाके उनको सील कर दिया गया। साथ ही में जो दूसरी गली है वहाँ पर भी जो है खुद से भी जो लोग हैं वो इलाके को बंद कर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण जो है लगातार बढ़ रहा है। बीएमसी की तमाम कोशिशों के बावजूद इन इलाकों में संक्रमण कम नहीं हो रहा है। झुग्गी बस्तियां होने की वजह से यहाँ पर सामाजिक दूरी का पालन नहीं होता और इस वजह से संक्रमण के मामले में लगातार तेजी आ रही है और इसी वजह से अब तमाम तरह के एहतियात बीएमसी बरत रही है। आपको मैं यहाँ की दुकानें दिखाना चाहूँगा। देखिए, अनलॉक 1 में मुंबई में कई जगहों को खोला गया है, लेकिन चूंकि संक्रमण यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए यहाँ पर जो है कई सारे दुकानों को बंद कर दिया गया है। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने इन इलाकों के संक्रमण के बढ़ने की वजह का पता लगाया तो कोरोना के फैलने की एक ही वजह है, लापरवाही। कोरोना लोगों के घर में खुद नहीं पहुंच रहा। लोग कोरोना वायरस को लेकर घर तक जा रहे हैं। लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगा रहे हैं। पुलिस सख्ती कर रही है, लेकिन लाखों की आबादी में पुलिस हर किसी शख्स पर नजर नहीं रख सकती। ऐसे है कि जब लॉकडाउन खुलता है लोगों का माइग्रेशन बहुत होता है, डेली मूवमेंट बहुत होता है। आज लाखों लोग मूव कर रहे हैं, तो इसमें कोई ये सरप्राइजिंग बात नहीं है। तो हमें पहले भी हमारा अंदाजा था कि लॉकडाउन खुलने के बाद में केसेस बढ़ने वाले हैं, पर हम अभी भी लकी हैं कि हमारे केसेस अभी लिमिटेड है। अभी भी एवरेज हमारा कभी 14-15 से ऊपर गया नहीं है जब से लॉकडाउन खोला गया है और टेस्टिंग हमारी 3500 हो रही थी, 5000 के टच क्रॉस कर चुकी है। अब बीएमसी भी इन इलाकों में 4T यानी ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग करने जा रही है। रैपिड एक्शन प्लान मिशन 0 के जरिए प्रभावित इलाकों में 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन को तैनात किया जाएगा। इस मोबाइल वैन में डॉक्टर और मेडिकल की टीम रहेगी जो कोरोना संदिग्ध मिलने पर उसका स्वैब वहीं कलेक्ट कर लेगी ताकि जल्द रिपोर्ट आ सके। मुंबई के पश्चिम उपनगरों में फैले कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बीएमसी की तरफ से मिशन 0 की शुरुआत की जा रही है और इस मिशन के तहत मुंबई के सभी कोरोना संक्रमित इलाकों में इस तरह से जो 50 मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा वैन है वो रहेंगे और इस वैन में डॉक्टर्स की टीम होगी, मेडिकल स्टाफ होगा। जगह जगह ये लोग जाकर जो है हर जगह जाकर डोर टू डोर टेस्टिंग करेंगे और साथ ही में अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति दिखाई देता है तो तुरंत उसका जो है स्वैब लेकर लिया जाएगा ताकि तुरंत पता चल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जो पाबंदी लगाई थी उसको हटा लिया, लेकिन एक बात साफ साफ कही, यात्रा के दौरान लोगों की सेहत का ध्यान रखा जाए। अगर उड़ीसा की सरकार को यह लगता है कि नियम कानून का पालन नहीं हो रहा, इससे लोगों की हेल्थ पर असर पड़ सकता है,
इससे कोरोना जैसा वायरस फैल सकता है, तो उड़ीसा की सरकार चाहे तो एक बार फिर पाबंदी लगा सकती है। आखिरकार कानून के मंदिर में जगन्नाथ की जीत हुई और पुरी में रथ यात्रा निकालने का रास्ता साफ हो गया। अब कल भगवान कृष्ण, बलभद्र और देवी सुभद्रा रथ पर सवार होकर निकलेंगे। केंद्र सरकार और उड़ीसा सरकार दोनों ने ही रथ यात्रा निकाले जाने का समर्थन किया था। रथ यात्रा के पक्ष में दलील देते हुए कहा गया कि पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की लंबी परंपरा रही है। कोरोना से हर कोई चिंतित है, लेकिन परंपरा का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। रथ यात्रा के दौरान इंतजाम के लिए कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगा उनका पालन किया जाएगा। कोर्ट ने रथ यात्रा को लेकर डिटेल डायरेक्शन तो नहीं दिए, लेकिन ये जरूर कहा कि मंदिर कमेटी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आपसी तालमेल से रथ यात्रा होगी। लोगों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। रथ यात्रा 12 दिन की होती है। ऐसे में अगर सरकार को लगे कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, तो वो रथ यात्रा रोक भी सकती है। रथ यात्रा को हरी झंडी दिए जाने पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुशी जताई। अमित शाह ने उड़िया लैंग्वेज में भी ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को समझा, इस बात की पूरी कोशिश की कि रथ यात्रा को मंजूरी मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। रथ यात्रा की परंपरा कायम रही। इससे पहले 18 जून को कोरोना संक्रमण की बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल रथ यात्रा पर रोक लगाने की बात कही थी। अगर ऐसा होता तो ये 285 साल बाद पहला मौका होता जब रथ यात्रा नहीं निकलती। इससे पहले सन 1733 से लेकर 1735 तक रथ यात्रा नहीं निकली थी, क्योंकि मोहम्मद तकी खान ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया था। लेकिन आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने 18 जून के आदेश में संशोधन किया और रथ यात्रा को मंजूरी दे दी। रथ यात्रा के दौरान भले ही पहले जैसी धूम ना हो, लेकिन परंपरा खंडित होने से बच गई।